3 अंग्रेजन भाभियों की लाडली काली नंद। ये क्या, तू यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रही है और घर के सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं? माँ, मेरे स्कूल के एग्जाम आने वाले हैं तो मैं उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ। बस एक चैप्टर और फिर मैं सारे काम कर लूंगी। तू पर पढ़ लिख कर क्या करेगी? तेरी काली शक्ल देखकर तो तुझे कोई जॉब भी नहीं देगा। इससे अच्छा तो तू घर के काम काज सीख। तेरे 18 साल के होते ही तेरी शादी करके तुझे घर से अलग कर दूंगी। माँ, आप हमेशा मेरे काले रंग को लेकर मुझे भला बुरा क्यों कहती हूँ? मैं तो आपकी सगी बेटी हूँ ना। मैं चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो। अगर मुझे पता होता कि तुझ जैसी बेटी होगी तो मैं कभी तुझे पैदा ही नहीं करती। अपनी माँ लक्ष्मी के मुंह से ऐसी बातें सुन 12 साल की रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लक्ष्मी के लगातार 3 बेटे हुए थे, रोशन, ऋषभ और मोहित। इसलिए लक्ष्मी की चाह थी कि उसकी चौथी औलाद एक लड़की हो। लेकिन जब लक्ष्मी को ये पता चलता है कि उसकी पैदा हुई बेटी काली है तो लक्ष्मी उससे मुंह फेर लेती है। लक्ष्मी के तीनों बड़े बेटे रूही का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देते हैं, लेकिन लक्ष्मी रूही को बहुत कम ही स्कूल जाने दिया करती थी। लक्ष्मी 12 साल की रूही से घर के सारे काम करवाया करती थी। लक्ष्मी के तीनों बेटे बाहर विदेश में काम करते थे, जिसके चलते उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जल्दी जल्दी हाथ चला, हाथों में क्या तेरे मेहंदी लगी है? आज शाम को मेरे तीनों बेटे विदेश से आने वाले हैं, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। माँ, मैंने उनकी पसंद का सारा खाना बना दिया है और घर की सारी सफाई भी कर दी है, बस अब रंगोली बनानी है। हाँ हाँ ठीक है। माँ, क्या आज मैं कोई नए कपड़े पहन सकती हूँ? पूरे 3 साल बाद मैं अपने भाइयों से मिलूंगी। तो क्या कहीं की महारानी है जो तुझे नए कपड़े पहनने हैं? जो तेरे पास पुराने कपड़े हैं वही पहन, समझी? इतना कहकर लक्ष्मी वहां से चली जाती है और बेचारी रूही कुछ नहीं कह पाती। अपने भाइयों की आने की खुशी में रूही जल्दी से सारे काम खत्म करके अपने पुराने कपड़े पहनकर ही तैयार होती है। शाम होने के बाद दरवाजे की घंटी बजती है और लक्ष्मी खुशी खुशी हाथों में आरती की थाली लिए दरवाजा खोलती है। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी घर का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों बेटे अकेले नहीं बल्कि 3 अंग्रेजन लड़कियों के साथ हैं। मोहित, रोशन, ऋषभ, ये क्या? ये 3 अंग्रेजन लड़कियां कौन हैं? और ये तुम्हारे साथ क्या कर रही हैं? माँ, ये तीनों हमारे साथ हमारी कंपनी में जॉब करती थी। इसका नाम जेनिफर, इसका ओलिविया और इसका क्रिस्टन है। वो तो ठीक है, लेकिन ये तीनों तुम्हारे साथ क्या कर रही हैं, वो भी साड़ी में? माँ, हम इन तीनों से प्यार करते हैं, इसलिए हमने इन तीनों से विदेश में ही शादी कर ली और अब ये तीनों तुम्हारी बहू हैं। क्या तुम तीनों ने शादी कर ली, वो भी अंग्रेजी लड़कियों से? गुस्सा मत करना, हम इन तीनों से बहुत प्यार करते हैं। ये तीनों बहुत अच्छी हैं और हमारी रीति रिवाज के बारे में सारी चीजें जानती हैं। यस माँ जी, हम लोग आपको शिकायत का एक मौका नहीं देंगे। जेनिफर, क्रिस्टिन और ओलिविया तीनों ही दिखने में काफी सुंदर होती हैं। लक्ष्मी अपने तीनों बेटे से बहुत प्यार करती थी और इतनी तीनों सुंदर बहू को देखकर लक्ष्मी इस शादी को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं का स्वागत करती है। जेनिफर, क्रिस्टन, ओलिविया, ये रूही है, तुम्हारी नंद रूही। अपनी तीनों भाभियों को उनके कमरे में ले जाओ। रूही अपनी तीनों अंग्रेजन भाभियों को उनके कमरे में ले जाती है। अगली सुबह होते ही तीनों अंग्रेजन बहुएं तैयार होकर नीचे आती हैं तो देखती हैं कि उनकी 12 साल की छोटी सी नंद घर में पोछा लगा रही है। वो तीनों ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, रूही पोछा क्यों लगा रही है? इन कामों के लिए तो घर में मेड होती है ना? क्या हुआ बहू, तुम तीनों यहाँ खड़े खड़े क्या बात कर रही हो? माँ जी, रूही तो अभी छोटी है और ये घर के काम कर रही है। तो क्या हुआ, कल को बहू इसकी भी शादी होगी और वैसे भी इसके काले रंग को देखकर मुझे नहीं लगता कोई इससे शादी करेगा। कम से कम घर के काम काज आते होंगे तो शायद इसका हाथ थाम ले। तुम लोगों को घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं, घर के सारे काम यही करती है, तुम तो बस आराम करो। इतना कहकर लक्ष्मी वहां से चली जाती। अपनी सास की बात सुनकर तीनों अंग्रेजन भाभियों को बहुत बुरा लगता है, इसलिए तो अब रूही के पास वो जाती हैं और उसे काम करने के लिए वो मना कर देते हैं। रूही, आज के बाद तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाभी, अगर मैं घर के काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अगर मैंने घर का काम नहीं किया तो माँ मुझे बहुत मारेंगी। कोई तुम्हें नहीं मारेगा, हम लोग हैं ना।
हाँ रूही, तुम बस अपनी स्टडी पर ध्यान दो। तीनों अंग्रेजन भाभियों की बात सुनकर रूही बहुत खुश होती है, जिसके बाद तीनों अंग्रेजन बहुएं रूही को बाहर कपड़ों की शॉपिंग कराने के लिए ले जाती हैं और उसकी मनपसंद की सारी चीजें दिलाती हैं और घर आने के बाद उसको बहुत अच्छे से अपने हाथों से तैयार करती हैं। और अब तीनों अंग्रेजन भाभी अपनी काली नंद का बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ध्यान रखती हैं। वो तीनों उसे अपने हाथों से खाना खिलाती हैं और स्कूल भेजती हैं। ये सब देखकर लक्ष्मी अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं को बहुत समझाती है, लेकिन तीनों अंग्रेजन बहुएं नहीं मानती। रूही, येलो मिल्क, इसे पूरा फिनिश करना, कल एग्जाम है ना तुम्हारा। भाभी मुझे दूध नहीं पसंद। ऐसे कैसे नहीं पसंद, चुपचाप पूरा मिल्क फिनिश करो। रूही की तीनों अंग्रेजन भाभी उसे अपने हाथों से दूध पिलाती हैं और अगले दिन खुद वो तीनों उसे स्कूल छोड़ कर आती हैं। अपनी तीनों भाभियों का अपने लिए इतना प्यार देखकर रूही अब बहुत खुश रहती है और अपने ऊपर अपनी माँ के किए गए सारे दुखों को अब वो धीरे धीरे भूलने लगती है। ऐसे ही एक दिन, रूही हम लोग बाहर शॉपिंग पर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं भाभी आप जाइए, मुझे पढ़ाई करनी है। तीनों अंग्रेजन बहुएं शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। अब घर में सिर्फ लक्ष्मी और रूही होती है। रूही हमेशा की तरह अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है और लक्ष्मी अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी लक्ष्मी को प्यास लगती है, वो पानी पीने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि तभी लक्ष्मी का पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आ जाती है। सीढ़ियों से गिरने की वजह से लक्ष्मी के सर पर चोट लगती है और खून निकलने लगता है। अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज सुनकर रूही भागते भागते बाहर आती है तो अपनी माँ को बेहोश पाती है। माँ, होश में आओ माँ, ये तुम्हें क्या हो गया है? भगवान अब मैं क्या करूँ, माँ के सर से तो खून निकल रहा है। रूही को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो जल्दी से कपड़ा लाकर अपने माँ के सर पर बांध देती है जिससे वो खून को रोक सके और अपनी माँ को घसीटते हुए कमरे में लेकर आती है और बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को बेड पर लेटाती है। जिसके बाद रूही जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है और थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाता है। मैंने इन्हें दवाई तो दे दी है, थोड़ी देर में इन्हें होश भी आ जाएगा। आप बस इन्हें मेडिसिन टाइम टू टाइम दे दीजिएगा। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? आप फिक्र मत करिए, आपकी माँ बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर के जाने के बाद थोड़ी देर में सब लोग घर आ जाते। कुछ घंटे बाद जब लक्ष्मी को होश आता है तो उसे अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं से ये सारी चीजें पता चलती हैं। देखा माँ जी, अगर आज रूही नहीं होती तो क्या होता? आप हमेशा रूही से हेट करती रही, लेकिन आज रूही की वजह से आप ठीक हो। अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं की बात सुनकर लक्ष्मी को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो रूही से माफी मांगती है। रूही बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे काले रंग की वजह से मैंने तुमसे हमेशा नफरत की, तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है। अपनी माँ को माफ कर दो। अपनी माँ के दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर रूही अपनी माँ के गले लग जाती है, जिसके बाद अब रूही को अपनी भाभियों और माँ का प्यार मिलता है और वो खुशी खुशी रहती है। मयंक अपनी पत्नी माया और एक बेटी राधा के साथ रहता था। मयंक एक गरीब और मेहनती किसान था। हे भगवान, बस इस बार मेरी फसल अच्छी करवा देना। इस फसल के सहारे ही मुझे मेरे घर के बहुत सारे कामों को अंजाम देना है। मयंक पौधों में खाद डालते हुए ये बातें बोल रहा था। तेज चिनचिनाती हुई गर्मी में मयंक अकेले ही अपने खेत पर जी तोड़ मेहनत कर रहा था कि तभी पापा। अरे राधा बेटा, तुझसे मना किया था ना कि गर्मी बहुत है, घर से बाहर मत निकलना। मेरा आपके बिना मन नहीं लग रहा था तो मैं यहाँ चली आई। मेरे पास कुछ है, आओ मैं आपको दिखाती हूँ। राधा अपने बाप को एक पेड़ की छाया में ले आई और अपने बस्ते की जेब से रुमाल निकालकर अपने बाप के माथे का पसीना साफ करने लगी। बस बस मेरी राजकुमारी, मैं इसे खुद पोंछ लूंगा। तू बता क्या दिखाना है? राधा ने अपने बस्ते से एक किताब निकाली। वो किताब मिट्टी के रंग की थी और वो देखने में बहुत पुरानी भी लग रही थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस किताब में बीचों बीच बड़ा ही सुंदर पत्थर लगा हुआ था, जैसे मानो वो इस दुनिया का ही ना हो। ये तो मुझे क्या दिखा रही है? पापा देखो कितनी अजीब सी किताब है ना ये। है तो तुझे ये कहाँ से मिली? मुझे ये मेरे स्कूल की लाइब्रेरी से मिली। मुझे लगता है कि इसके अंदर परियों की कहानियाँ लिखी हुई होंगी। मैं उन्हें मम्मी से सुनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसे ले आई। अच्छा। दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे से बहुत बातें की और शाम को मयंक राधा के साथ घर आ गया। राधा, मैंने बोला था ना कि स्कूल से सीधा घर आया करो।
मम्मी ये सब छोड़ो, देखो मैं क्या लाई। अब आपको मुझे इसके अंदर से कहानी पढ़कर सुनानी पड़ेगी। माया थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी, इसलिए राधा उससे कहानी पढ़कर सुनाने की जिद करने लगी। वैसे तो वो लोग गरीब थे, लेकिन माया ने पढ़ाई की अहमियत समझते हुए अपनी बेटी का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवाया हुआ था। राधा नई किताब में से कहानी सुनने के लिए बेताब हो रही थी। अच्छा ठीक है, पहले सभी रात का खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें ये कहानी पढ़कर सुनाऊंगी। राधा ने माया की बात मान ली। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर माया राधा को कहानी सुनाने बैठ गई। मयंक भी वहीं पर था। बड़ी ही सुंदर किताब है, चलो तो मैं शुरू करती हूँ। माया ने किताब खोलकर उसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन ये क्या, उसके अंदर कोई कहानी नहीं बल्कि एक मंत्र लिखा हुआ था। माया ने वो मंत्र पूरा पढ़ दिया। मंत्र पूरा होते ही किताब पर लगा हुआ पत्थर चमकने लगा और किताब हवा में उड़ने लगी। साला ये क्या बला है? क्या ये आत्माओं को जगाने की किताब है? अरे राधा, ये क्या उठा लाई है तू? गुलाबी रंग की रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। वो सभी बहुत ज्यादा डर रहे थे कि तभी वहीं रोशनी के बीच एक सफेद रंग का दरवाजा खुला और किताब से एक आवाज आई, डरो मत, तुमने नई दुनिया का दरवाजा खोला है, चांद की दुनिया का। आओ मेरे अंदर आओ और इसका मजा लो। ये तो बोल रही है। डरो मत, आ जाओ, यहाँ बहुत कुछ है। बहुत कुछ का नाम सुनकर राधा उस दरवाजे से अंदर भाग गई। राधा, राधा बेटा। दोनों माँ बाप भी राधा के पीछे ही भाग गए। उनके अंदर घुसते ही वो दरवाजा बंद हो गया और मयंक और राधा अपने आसपास की दुनिया देखकर हैरान रह गए। वो थी चांद की दुनिया। ऊपर देखने पर सिर्फ तारों की चादर नजर आ रही थी। जमीन पर खूबसूरत और रंग बिरंगे पत्थर हीरो की तरह बिखरे हुए थे। बड़े बड़े चमकीली पहाड़ और चांद की दुनिया के खरगोश जैसे दिखने वाले लोग। हम कहाँ हैं? शायद चांद पर। ये सब कुछ कितना खूबसूरत है। वो दोनों उस नजारे में खो गए कि तभी उन्हें राधा ने आवाज लगाई, माँ। राधा, ऐसे नहीं भागते। माँ ये देखो। राधा ने उन्हें बुलाया। मयंक और माया उसकी आवाज सुनकर चले गए और वहां का नजारा देखकर उन दोनों की ही आंखें फट गईं। ये वाह, कमाल है, अद्भुत। वहां एक बहुत बड़ा बैंगनों का खेत था जिसमें बैंगन लदे पड़े थे और साथ ही हर बैंगन अलग अलग रंग की रोशनी सा चमक रहा था, जैसे लाइटें जल रही हो। ये तो बड़ा ही खूबसूरत खेत है। वो सभी उस खेत में चले गए। एक खरगोश उसकी रखवाली कर रहा था। मयंक ने एक बैंगन तोड़ लिया। उसके बैंगन तोड़ते ही वो एकदम साधारण बैंगन के रंग का ही हो गया। अरे ये क्या? स्वागत है, बड़े दिनों बाद कोई मेहमान धरती से यहाँ आया है। क्या ये आपका खेत है? हाँ जी, मेरा तुम्हारा एक ही है। ये बैंगन तोड़ने पर साधारण क्यों हो गया? ये जब तक चांद की जमीन से जुड़ा हुआ था तब तक जादुई था। अब जब ये टूट गया तो ये बस एक साधारण बैंगन है, लेकिन ये इतना भी साधारण नहीं। तुम इसकी सब्जी बना सकते हो या चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हो। खाओ जनाब। हाँ ठीक है। मयंक ने कच्चा बैंगन ही खाया, लेकिन वो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा। इसका तो स्वाद ही कुछ अलग है। सच पापा, मुझे भी खाना है। हाँ हाँ खाओ, और भाभी जी आप भी ले लो। उस खरगोश ने उन्हें और भी बहुत सी जादुई चीजें दिखाई। चांद की दुनिया पर हरियाली बस चमकीली की तरह थी। कुछ देर वहां घूम फिर कर मयंक बोला, यहाँ आकर अच्छा लगा, लेकिन हम वापस कैसे जाएं? घबराइए नहीं, मेरे साथ इस मंत्र को दोहराइए, आपका रास्ता खुद खुल जाएगा। और हाँ, जाने से पहले मेरी तरफ से। खरगोश ने उन्हें बहुत सारे बैंगन दिए। बड़े दिनों के बाद कोई यहाँ आया है, ये आप धरती पर ले जाओ और वहाँ इसका मजा लेना, और जब मन हो आप यहाँ आ सकते हो। जी,
मयंक ने बैंगन लिए और वो तीनों वापस मंत्र पढ़कर धरती पर ही आ गए। अब तो जब भी कभी उनका मन करता तो वो सभी चांद पर चले जाते थे और वहां से अपने बेचने के लिए भी बैंगन लाया करते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन मयंक की सारी फसल सूखा पड़ने की वजह से खराब हो गई। अब मैं क्या करूंगा? मयंक उस दिन बहुत रोया क्योंकि उस एक फसल से मयंक ने बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी। अपने पति को रोते देख माया के दिमाग में एक विचार आया और वो सभी फिर से चांद पर गए। तुम यहाँ क्यों आई हो माया? क्यों ना हम यहाँ से जादुई बैंगन ले जाकर अपने खेत में लगाएं। ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अरे आप? सब कुछ संभव है। आप इस फसल की छोटी सी जड़ रात के समय अपने खेत में लगा देना और थोड़ी चांद की मिट्टी उसके ऊपर डाल देना, फिर देखना अपने खेत की रौनक। सच? आपका शुक्रिया खरगोश भाई। वैसे आप हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं अपने पापा के साथ धरती पर गया था। वहाँ पर हमारी एक इंसान ने बहुत मदद की। ये जादुई फसल भी उन्होंने ही हमें दी थी, इसलिए हम आज तक इंसानों की मदद करते हैं। उस इंसान से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन इसलिए हम अपनी जादुई किताब जिसमें चांद पर आने का मंत्र लिखा हुआ है वो धरती पर दे आए थे और उसी के जरिए आज लोग यहाँ आ पाते हैं। लेकिन मुझे डर है कि अगर वो किताब किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो बहुत मुश्किल भी हो सकती है। खैर छोड़ो। खरगोश की बातें सुनकर मयंक और माया सब कुछ समझ गए। खरगोश ने अपने खेत से छोटी सी जड़ उन दोनों को थोड़ी चांद की मिट्टी के साथ दे दी। शुक्रिया। हो सकता है कि हम फिर कभी न मिल पाए, इसलिए अलविदा। ऐसे बोलकर मयंक और माया वापस धरती पर ही आ गए और रात के समय जादुई बैंगन अपने खेत में लगा दिए। कुछ ही मिनटों में पूरा खेत जादुई बैंगनों से भर गया। वो बैंगन रात में तो अलग अलग रंगों में जलते थे, लेकिन सूरज की रोशनी में वो साधारण ही दिखाई देते थे। उन बैंगनों को बेच बेच कर अब मयंक के हालात भी सुधर रहे थे। कुछ दिनों बाद इन जादुई बैंगनों ने हमारी जिंदगी को कितना आसान कर दिया ना। आपने किताब का क्या किया? उसे मैंने सही जगह भेज दिया है। मयंक ने किताब को मिट्टी के अंदर अपने खेत में ही दबा दिया था। अब मयंक के पास धरती पर चांद जैसा जादुई बैंगनों का खेत था। उसके बैंगनों का स्वाद भी बिल्कुल अलग था, इसीलिए उसके बैंगन जल्दी ही बिक जाते थे और तो और वो कभी कम भी नहीं होते थे। कौन जानता था कि ये जादुई चांद के बैंगन हैं, सिवाय मयंक और माया के। उस दिन के बाद से वो कभी चांद पर नहीं गए और खुशी खुशी रहने लगे।